चलिए आज स्टार्ट करते हैं विद अगेन अ न्यू चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड जूलॉजी का सबसे बेसिक चैप्टर है एंड आई होप कि हम इसको मजे से पढ़ेंगे। एंड थैंक यू सो मच कि आपने प्रीवियस वीडियोस में इतना सपोर्ट किया। मैं आपको बता देती हूँ हमारा जो वीडियो है इसका एजेंडा क्या है। मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि वी ऑफन सी कि हम लेक्चर्स देख लेते हैं, नोट्स रेफर कर लेते हैं और एनसीईआरटी को पढ़ना इज मस्ट हमें अपने प्रिपरेशन के दौरान। बट क्या होता है सभी बोल देते हैं एनसीईआरटी खुद से पढ़ लेना, हमने नोट्स तो पढ़ा ही दिया है। बट हमारे वीडियो का एजेंडा ये है कि हम एक एक लाइन को पढ़ के आपको समझाए, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसा वीडियो अवेलेबल ही नहीं है, राइट। क्योंकि वहां पे आप देखोगे या तो डायरेक्टली सिर्फ एनसीईआरटी को रीड कर रहे हैं सिर्फ, या तो सिर्फ नोट्स के थ्रू पढ़ा रहे हैं। बट हमारा इस वीडियो का एजेंडा है कि हम एक एक लाइन साथ में बैठकर समझे और क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली टैकल कर पाए। सो विद दैट चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। यानी कि कहीं ना कहीं ये चैप्टर को सबसे पहले ना हम इसका जो हेडिंग है उसके वे से समझते हैं कि हमारे जो एनिमल्स है, जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, उनका भी कुछ स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन है। सो प्रीवियस वीडियो में हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिश किया था, राइट। यानी कि वो लाइफ का एक बहुत ही बेसिक यूनिट है। अब जूलॉजी कंसर्न किससे होता है? एनिमल से। तो हम कहीं ना कहीं एनिमल्स के टिश्यूज जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है उसके बारे में पढ़ने वाले। टिश्यूज किसका ग्रुप है? सेल्स का ग्रुप है। एंड इसीलिए हमने फर्स्ट चैप्टर सेल्स को लिया था, क्योंकि अगर आपको सेल समझ में आ गया तो उसका ही कलेक्शन तो टिश्यू होता है। और इस चैप्टर में हम टिश्यूज पढ़ने वाले हैं। बहुत ही छोटा चैप्टर है, अमेजिंग चैप्टर एंड होप यू विल एंजॉय इट। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की एनिमल्स का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बेसिक तो सेल ही होता है, लेकिन हमारे बॉडीज में बहुत सारे टिश्यू साथ में आके बहुत अमेजिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो हमें अलाइव रखने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगेन जूलॉजी का बहुत ही बेसिक चैप्टर है, एक आपका बेस फाउंडेशन प्रिपेयर करेगा जूलॉजी पढ़ने के लिए। तो अच्छे से पढ़ते और समझते हर एक वर्ड को। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। In the preceding chapter, you came across a large variety of organism। ये हम चैप्टर वो कर रहे हैं तो आपको समझ में आ गया कि इसके पहले हमने कहीं ना कहीं एनिमल किंगडम से इसके बारे में बात किया था। बोथ यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑफ एनिमल किंगडम, ये अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। In unicellular organism, all functions like digestion, respiration and reproduction are performed by a single cell। यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे कि कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा था कि लेस देन जो सेल होता है, सेल से कोई भी कम चीज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट। क्यों नहीं करती? क्योंकि उनका जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, वो कर ही नहीं पाएगा। लेकिन जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं? सर्वाइव कर लेते। क्यों? क्योंकि वो एक ही सेल, ओनली सिंगल सेल डाइजेशन भी कर पाता है, रेस्पिरेशन भी कर पाता है, रिप्रोडक्शन भी कर पाता है। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। और वो तीनों चीज है वो कौन कर पाता है? हमारा सेल कर पाता है। इसलिए वो सेल्फ सफिशिएंट होता है, सिंगल सर्वाइव कर सकता है। इसलिए बोलते हैं ना, एक है लेकिन सब पे भारी है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की हुई है। ठीक है, इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि एनिमल्स हो गए, हमारे बॉडी में कोई भी सिंगल सेल एग्जिस्ट तो करता ही नहीं है। द सम बेसिक फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो हम यहाँ पे मैंने बता दिया था आपको कि हम ना टिश्यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो टिश्यूज भी ना एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज होते हैं, एक फॉर्मेशन करते हैं टिश्यू को। ऐसा भी नहीं है कि कोई भी ए टिश्यू कोई भी सी टिश्यू के साथ कंबाइन करके एक फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। होता क्या एग्जैक्टली कि बहुत ही गिने चुने के, हाँ अगर ये फंक्शन अगर ये सेल पर्टिकुलर सेल परफॉर्म कर रहा है तो वही सेल मिलकर परफॉर्म करेगा एक फंक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितने भी सेल है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज है और अपना फंक्शन करते हैं। सिमिलरली एग्जांपल देखो ना, अगर आपको स्टडी करना है तो आपको भी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको जाकर नीट क्लियर होगा। ऐसा तो नहीं कि आप दिन भर से बायो पढ़ते रहो और आपका नीट क्लियर हो जाएगा। नहीं, यू हैव टू गिव टाइम तीनों सब्जेक्ट को। केमिस्ट्री को भी आपको इक्वली पढ़ना होगा, फिजिक्स को भी पढ़ना होगा, बायो को भी पढ़ना होगा, तभी जाके मैं सिर्फ बैलेंस्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में आप अपने डेस्टिनी को, आपका जो गोल है उसको अचीव कर पाओगे। सिमिलरली हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो उनका फंक्शन, उनका जो गोल है डाइजेशन का, रेस्पिरेशन का, ये सब का जो गोल है, उनका एजेंडा है कि नहीं भाई हमें ये अपने बॉडी को सर्वाइव करने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी कौन मैनेज कर पाता है? एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ सेल। द बॉडी ऑफ अ सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा, याद रख लो नाम, ये हम एनिमल किंगडम में इसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि जो हाइड्रा है इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी इन थाउजेंड्स।
यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो हाइड्रा है अगेन एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, उसमें भी क्या देखिए आपको नंबर थाउजेंड्स ऑफ सेल्स मिलेंगे जो मिलकर परफॉर्म कर रहे हैं हमारा फंक्शन जो वो सर्वाइव करने के लिए इंपॉर्टेंट है। The human body is composed of billions of cells to perform various functions. जैसे हमारी human body not thousands but billions of cells से बनी हुई है कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। How do these cells in a body work together? अभी हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता तो है नहीं, लेकिन एनसीईआरटी ने हमें मजबूर किया है सोचने पे कि भाई ये सेल तो है, ये मिलियंस ऑफ सेल तो है, लेकिन ये सेल कैसे कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं। भाई ये थोड़ा एस्टोनिशिंग चीज है, क्योंकि समझो ना, आप खुद समझिए ह्यूमन बीइंग अगर 10 से 12 लोग कलेक्शन में कुछ काम करने लगे, उसको ही हैंडल करना इतना इम्पॉसिबल हो जाता है। ये तो फिर भी बिलियंस ऑफ सेल है, वो कैसे अपने आप को मैनेज और वेल कोऑर्डिनेट वे में रखते हैं। अगर एक सेल दूसरे सेल से नाराज हो गया ना, तो तुम लिटरली हमेशा के लिए नाराज हो जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि कुछ तो है, वो कैसे इतना कोऑर्डिनेटेड वे में सब काम कर रहे हैं। In multicellular organisms, a group of similar cells along with intercellular substances perform a specific function. Such an organization is called as tissue. अब मैं इसको हाईलाइट करूंगी क्योंकि टिश्यू की बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है जो आपको एंड तक, लाइफ के एंड तक काम आने वाली है, तो उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। क्या बोल रहा है टिश्यू का डेफिनेशन, हम समझते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम जैसे इंसानों में अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है सिमिलर नॉट सेम, ठीक है। ये याद रखना कि सिमिलर और सेम में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। सेम मीन्स डिक्टो सेम दिखना चाहिए, जरूरी नहीं है कि जो सेल का कलेक्शन जो सेम एकदम सेम दिखते हैं उन्हीं के बीच में हो। बहुत सारे डिफरेंट दिखने वाले सेल भी साथ में आकर क्या करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलोंग विथ, क्या बोल रहा है, अलोंग विथ इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। सच अ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड अ टिश्यू। तो बोल रहे सेल के साथ साथ ना, फॉर एग्जांपल ये सेल है, बहुत सारे सेल्स है, सेल्स के साथ साथ उनके बीच में कुछ इंटरसेल्युलर सब्सटेंस होता है जो उनको क्या करता है, बाइंड करके रखता है ताकि वो सिंपली अच्छे तरीके से फंक्शन कर पाए। तो ग्रुप ऑफ अ सिमिलर सेल जिसके साथ साथ ना इंटरसेल्युलर सब्सटेंस प्रेजेंट हो और वो कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे। ऐसे नहीं कि वेलापंती कर रहे आके दोनों जितने भी सेल्स हैं पर्टिकुलरली मस्त आके जुड़ गए लेकिन काम कुछ नहीं कर रहे, नहीं, ऐसा कुछ हमारे बॉडी में चलता ही नहीं है। सभी ऑर्गन, सभी सेल्स को काम तो करना ही पड़ता है फॉर अ गुड सर्वाइवल, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल द कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। बहुत ही एस्टोनिशिंग वाली बात है, बहुत, लेकिन एस्टोनिशिंग आपके लिए नहीं होगा, आपके लिए बहुत ही मजेदार वाली चीज होगी कि हमें सिर्फ 4 ही टाइप के टिश्यूज पढ़ने, ज्यादा है नहीं। इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी ह्यूमन की, इतने डीप में आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ोगे कि हर चीज इतने डीप में एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन टिश्यू सिर्फ पढ़ना आपको 4 ही है। ये एस्टोनिशिंग वाली बात नहीं है, सरप्राइज वाली बात नहीं, खुशी वाली बात है फॉर अ स्टूडेंट, ठीक है। These tissue are organized in a specific proportion and pattern to form an organ like stomach, lungs, heart and kidney. यहाँ पे बोल रहा है कि मैंने जैसे आपको बताया था कि ना सब एक प्रॉपर क्वांटिटी में सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स साथ में आके कुछ ना कुछ ऑर्गन का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है स्टमक, लंग्स, हार्ट एंड किडनी। When 2 or more organ perform a common function by their physical or chemical interaction, they together form an organ system. For example, digestive system, respiratory system, etc. Cell, tissue, organ and organ system build up the work in a way that exhibit division of labor and contribute to the survival of the body as a whole. यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ को ना मैं एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ, ठीक है। चलिए लिखते हैं इसको ताकि आपको पढ़ने में इजी हो। सबसे पहले मैं बोल रही हूँ कि सेल है, सेल जो मिलता है वो क्या फॉर्म करता है, टिश्यू, ठीक है। टिश्यू आपको कितने प्रकार के पढ़ने, ओनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू आपको पढ़ना है, ठीक है। टिश्यू साथ में आते हैं तो क्या बनाता है, ऑर्गन। आपको ऑर्गन ही पता चल गया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ स्टमक, लंग्स, हार्ट, जैसे कि आपके जितने भी ऑर्गन है, ये ऑर्गन साथ में आते हैं और क्या फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन सिस्टम का क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। हमने सेल फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, हमारा दोनों जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आई होप आपने देखा होगा। तो सेल्स में कंप्लीट कर दिया। इस चैप्टर में हम टिश्यू करेंगे और जब हम आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे उसमें ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम कैसे वर्क करते हैं वो पढ़ेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि बहुत सारे ऑर्गन, बहुत सारे सेल साथ में कोऑर्डिनेट होते हैं एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में, विद अ कॉमन एजेंडा। वो दोनों क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं साथ में फंक्शन, और फॉर्मेशन किसका करते हैं, टिश्यू का। बहुत सारे टिश्यू साथ में आके परफॉर्म करते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन इन अ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गन्स। बहुत सारे ऑर्गन्स अगेन बहुत ही अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं और फॉर्म क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम।
तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि और हर एक फंक्शन करने का डिवीजन किया हुआ डिवीजन ऑफ लेयर है कि सेल का काम सेल ही करेगा, सेल का काम ऑर्गन सिस्टम नहीं करेगा, ऑर्गन सिस्टम का काम ऑर्गन सिस्टम ही करेगा, जो उसको अचीव करना हो वो कोई ऑर्गन कर ही नहीं पाएगा। तो एक प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेयर, एक लेबर है हर हमारे सेल्स के अंदर। कैन यू इमेजिन, कैन यू सी कि आपकी मल्टी सेलुलर बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद भी हर सेल का एक पर्टिकुलर काम डिफाइन किया गया है और हर सेल सिंसियरली अपना वो काम कर रहा है। एंड आई होप आपको इससे सीख मिली होगी कि आप भी अपना काम बहुत ही सिंसियरली से करो। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये सब बहुत ही इंट्रोडक्शन था, बेसिक वाला पार्ट था। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारे ह्यूमन बॉडी में सरप्राइजिंगली सिर्फ 4 ही टिश्यूज है। हमने पहले चैप्टर में सेल्स को कंप्लीट किया था, उसके जितने बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक आइडिया है, सभी को इनकलकेट किया था। अभी हमारा टाइम है पढ़ने के लिए टिश्यू, जो एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करता है एनिमल सेल्स के अंदर। जो सबसे सिंपलेस्ट एनिमल है ना, हाइड्रा, जिसके बारे में यहाँ पे बात किया गया था, उसके अंदर भी थाउजेंड्स ऑफ सेल्स साथ में मिलकर काम करते हैं। एक ह्यूमन बॉडी में जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्म्ड होती है, बिलियंस ऑफ सेल्स है, उसमें भी सेल्स, बहुत सारे सेल्स कोऑर्डिनेट होते हैं और अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नॉट ओनली दैट, लेकिन हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक हायरार्की फॉलो होती है। कैसे? सेल्स, बहुत सारे सेल्स साथ में आते हैं जो टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, बहुत सारे टिश्यू साथ में आते हैं जो ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, बहुत सारे ऑर्गन साथ में आते हैं और ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। सभी का एक ही गोल है कि उनको जो स्पेसिफिक काम दिया हुआ है वो बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करें। अब हम चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पे, एनिमल टिश्यू। अगेन हम बहुत खुश है, सिर्फ 4 ही प्रकार के होते हैं। कौन से होते देखते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वेरी अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, कि उसका स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करता है, उनके फंक्शन पे। ठीक है, आगे देखते क्या बोल रहा है। Therefore, the tissues are different and are broadly classified into 4 types. इसलिए डिफरेंट होते हैं लेकिन सिर्फ 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। हमारे इतने बड़े कॉम्प्लेक्स बॉडी में सिर्फ 4 ही प्रकार के टिश्यू है। मेरे साथ सब बोलेंगे, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। ये 4 टिश्यू है जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में डिटेल में। और हम इस चैप्टर जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, एग्जांपल्स कैसे वे में थ्योरी दिया हुआ, हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। वी आर फुल्ली फोकस्ड ऑन एनसीईआरटी ओनली। ठीक है, सबसे पहला आता है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल का मतलब क्या होता है? 4 टिश्यू है, तो 4 टिश्यू में सबसे पहला टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू। अभी एपी ना मतलब किसी के ऊपर रेस्ट करना, तो एपिथेलियल टिश्यू नाम क्या दिया हुआ है? ये टिश्यू किसको रेफर करता है? ये हमारी आउटर कवरिंग को रेफर करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। We commonly refer to an epithelial tissue as epithelium. प्लूरल फॉर्म होता है एपिथेलियम, और सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? एपिथेलियम। The tissue has a free surface which faces either a body, fluid or outside the environment and thus provide a covering or lining for some part of body. ये बोल रहा है कि एपिथेलियल क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली कवरिंग होती है। सो कवरिंग यानी कि किसी भी ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना, इंटरनली और एक्सटर्नली भी, उसको बोलते हैं एपिथेलियल। सो मैं बोल सकती हूँ एपिथेलियल का अगेन दूसरा नाम प्रोटेक्टिव कवरिंग। ठीक है, इसको और भी क्या बोल सकते हैं? प्रोटेक्टिव कवरिंग। और ये कवर है तो किसी ऑर्गन के ऊपर रेस्ट कर रहा होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल ये आपका हार्ट, फॉर एग्जांपल ये आपका क्या स्टमक है। ठीक है, तो स्टमक के जो बाहरी ऐसा वे में जो सेल्स प्रेजेंट होंगे, जो टिश्यूज प्रेजेंट है, वो क्या कर रहे हैं? हमारे स्टमक को कवर अप कर रहे हैं। यानी कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो रेस्ट किस पे कर रहा है? स्टमक के ऊपर, इसलिए इसका नाम हो गया एपिथेलियल। मतलब किसी के ऊपर क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है। ऐसे टिश्यू को क्या बोला जाता है? एपिथेलियल टिश्यू बोला जाता है। जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वो या तो बाहर, हमारा जो स्किन है, ये स्किन में देख रहे होगे, ये स्किन में भी क्या है? हमारा एपिथेलियल टिश्यू है। अंदर स्टमक है, हार्ट है, हार्ट की कवरिंग को भी क्या होता है? हार्ट की कवरिंग में भी क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो उसी का नाम क्या दिया हुआ है हमें? उन्होंने बताया हुआ कि हमारे कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह वो काम करते हैं। The cells are compactly packed with a little intercellular matrix. इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है एपिथेलियल की? कि इसके पास ना बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस होता है, यानी कि सेल के बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है, जो फ्लूइड होता है बहुत ही कम होता है, बहुत ही टाइटली सेल्स पैक्ड होते हैं। तो आपको ये कैरेक्टर्स याद होना चाहिए कि भाई एपिथेलियल जो टिश्यू है उसके अंदर जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है वो बहुत ही कम पाया जाता है। There are 2 type of epithelial tissue, namely simple epithelium and compound epithelium. तो यहाँ पे चार्ट टेबुलर फॉर्म में बना दे हम फटाक से, ताकि ये पूरे चीज, ये जितना भी पूरा पैराग्राफ इतना बड़ा, उसको एक सिंपल वे में हम समराइज कर देते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि एपिथेलियल जो टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू वो 2 पार्ट में डिवाइड है। कौन से 2 पार्ट में डिवाइड है? सबसे पहला हो गया सिंपल एपिथेलियम, ठीक है, एंड दूसरा हो गया कंपाउंड एपिथेलियम। आगे बढ़ते हैं।
Simple epithelium is composed of single layer of cell and function as a lining for a body cavity, ducts, tubes. ये क्या करता है, ये सिर्फ लाइनिंग परफॉर्म करता है। और ये किससे बना हुआ होता है, एस फॉर सिंपल, एस फॉर सिंगल लेयर होता है। ये याद रखना कि ये सिंगल लेयर होता है। तो ऑफ कोर्स ये क्या होगा, ये कंपाउंड एपिथेलियम, ये मेनी लेयर्ड होगा, मेनी लेयर्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है जैसे कि सिंगल लेयर है, तो ये क्या करता है, जो हमारे कवरिंग होती है हमारे ऑर्गन्स की, बॉडी कैविटीज की, बहुत से डक्ट्स की, ट्यूब्स की, उनकी कवरिंग में जो टिश्यू पाया जाता है उनको क्या बोला जाता है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 or more सेल्स, जिसको हमने मैनी लेयर्ड ऑलरेडी लिख चुका है, एंड हैज अ प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इट डज इन आवर स्किन। फॉर एग्जाम्पल आपको जो कवरिंग दिख रही है एपिथेलियल ही है, लेकिन ये कौन सा एपिथेलियल है, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू है। ऑन दी अदर हैंड जो आपके इंटरनल बॉडी के अंदर जो ईसोफेगस हो गया, बॉडी कैविटी, बहुत सारे जो डक्ट्स हो गए, उनके अंदर जो कवरिंग है, जो आउटर कवरिंग है, आपको वो दिखेगा, वो कौन सा दिखेगा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, जो सिंगल लेयर्ड होता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल, सिंपल एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 टाइप्स में डिवाइडेड। कि इसके ना जो सेल्स है, फॉर एग्जांपल ये सेल्स है, सेल्स का जो ऊपरी हिस्सा है, जो ऊपर वाला, फॉर एग्जांपल ये सेल्स हो गया, इसका पर्टिकुलर यहाँ तक का हिस्सा जिस वे में मॉडिफाइड है, उसी की वजह से जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है, जो ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, वो अगेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन सा, स्क्वोमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार। तो हम ये लिख लेते हैं कि हमारी जो सिंपल एपिथेलियम है, ये अगेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। नंबर 1 क्या हो गया, स्क्वोमस, दूसरा हो गया क्यूबॉइडल, और तीसरा क्या हो गया, कॉलमनार। ठीक है, किस वे में मॉडिफाइड है, देखो यहाँ पे देख रहे हो ऊपर वाले सेल्स कैसे मॉडिफाइड है, ये स्क्वोमस एपिथेलियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखो आपको ये दिख रहा है, फर्स्ट वाला स्क्वोमस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वाला देखो आपको क्यूब के फॉर्म में सेल्स का मॉडिफिकेशन दिख रहा है, दिस इज द क्यूब। ये है सभी लोग सिंपल है, क्यों दिख रहा है आपको, सिंगल लेयर दिख रहा है, राइट, सिंगल लेयर ऑफ सेल दिख रहा है। तो एज इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर दिखने में जो उनका तरीका है वो डिफर कर रहा है, इसकी वजह से उनका नाम भी क्या हो गया, चेंज हो गया। ये क्यूब लाइक सेल्स दिखा रहा है, इसकी वजह से उनका नाम क्या है, क्यूबॉइडल। अब ये देखो ये कॉलमनार आपको दिख रहा है, सी देखो ये सेल सिंगल लेयर ही है, एक ही सेल है, लेकिन आपको इसका मॉडिफिकेशन दिख रहा है कि जैसे कॉलमनार जैसा है, कॉलम जैसा सेल्स प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, कॉलमनार। और ये जो डी वाला दिख रहा है ना आपको, ये है तो कॉलमनार ही, लेकिन अगेन उसका एक मॉडिफिकेशन जिसके अंदर क्या करते हैं, सीलिया, बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट है। दिस इज हेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोला जाता है, सीलिया बोला जाता है, कॉलमनार सेल्स बेरिंग अ सीलिया। इसके अंदर भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन दिखते हैं, तो जिस वे में हमारे सेल्स के अंदर मॉडिफिकेशन दिखता है, उसके बेसिस पर हमने क्या कर दिया, उनका डिफरेंट नाम उसको असाइन कर दिया, ताकि हम हमें कभी भी वो बॉडी में फाइंड आउट हो पाए, तो हम बोल सके ओ ये सिंपल है लेकिन ये क्या कॉलमनार इन नेचर है, ओ ये सिंपल एपिथेलियम है लेकिन क्यूबॉइडल इन नेचर है, ओ ये सिंपल एपिथेलियम है लेकिन इनके पास सीलिया प्रेजेंट है, उस सबसे नाम डिफर करते हैं। ठीक है, अब जो हमने 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया था, देखो ये जो डिवाइड किया था इसको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले स्क्वोमस पढ़ेंगे, देन क्यूबॉइडल पढ़ेंगे, कॉलमनार पढ़ेंगे, इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा ना, ओ ये बॉडी में यहाँ पे प्रेजेंट है पर्टिकुलर टिश्यू, तो हम उसके एग्जांपल्स अगेन, जैसे कि आपको बहुत ही सरप्राइजिंगली पता चलेगा कि आपको वही लर्न करना है। इसमें इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स ही मेन है, समझने वाला कुछ है ही नहीं पार्ट। ठीक है, चलिए समझते हैं। द स्क्वोमस एपिथेलियम, जैसे कि आपने देखा कि स्क्वोमस का मतलब होता है बहुत ही फ्लैट, स्क्वोमस इज लाइक अ फ्लैट सेल, जो होता है ना बहुत ही फ्लैट टाइप होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, स्क्वोमस एपिथेलियम। सो द स्क्वोमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ द सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल विद इरेगुलर बाउंड्रीज। ये होता तो बहुत ही सिंगल थिन लेयर होता है, जो बहुत ही चिपके सेल्स होते हैं, जस्ट लाइक अ टाइल्स वाले सेल्स। आपने टाइल्स को देखा जैसे चिपके होते हैं वैसे होते हैं, लेकिन उनके बाउंड्रीज कुछ डिफाइन नहीं है, कुछ ऐसा सेल्स होंगे तो कुछ ऐसा सेल्स होंगे, बाउंड्री डिफाइन नहीं है। अब इस इंपॉर्टेंट पार्ट, दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड सेल्स। एग्जाम्पल नंबर 1 कि सिंपल स्क्वोमस एपिथेलियम कहाँ पे पाया जाता है, सबसे पहले ब्लड सेल्स। ये हाईलाइट कर लो भाई, एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, आपको तो पता है कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ब्लड वेसल, एयर सैक्स ऑफ अ लंग, ये 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, आर इन्वॉल्व इन द फंक्शन लाइक परफॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री। ये 2 सबसे पहले आपको समझ में आ गया कि सिंपल स्क्वोमस एपिथेलियम का 2 एग्जाम्पल है, कौन से, ब्लड वेसल एंड एयर सैक्स ऑफ अ लंग। अब चलते हैं नेक्स्ट सेल्स में, जिसका नाम है क्यूबॉइडल एपिथेलियम।
तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। मैंने बता दिया था कि सिंगल लेयर है, अभी जो भी हम पढ़ रहे हैं इस सेक्शन में वो सिंगल लेयर ही है, लेकिन उनका जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो ऊपर वाली बाउंड्री है, वो डिफरेंट सेल्स में मॉडिफाई हो गई है, इसकी वजह से उनका नाम डिफरेंट हो गया है। तो यहाँ पे नाम क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यों दे दिया, क्योंकि उनका जो सेल्स है क्यूब लाइक सेल्स में कन्वर्ट हो गए। दिस इज कॉमनली फाउंड इन एग्जाम्पल, अगेन हाईलाइट करेंगे एग्जाम्पल को। ठीक है, थोड़ा सा गंदा लग रहा है, मैंने ये कर दिया। अगेन एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स आपको रटा हुआ होना चाहिए, भले अपना नाम भूल जाओ चलेगा, लेकिन एग्जाम्पल्स मत भूलना नीट तक, तो इंपॉर्टेंट है बहुत और पूछा जाता है। दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड, इंपॉर्टेंट, ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, किसमें, किडनी में। ये दो एग्जाम्पल अगेन यहाँ पे दिया, इसका फंक्शन देख लेते हैं। इट्स मेन फंक्शन आर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे कि डिफ्यूजन के लिए कौन सा एपिथेलियम टिश्यू इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन वाली जो वर्ड आई है वो कहाँ पे आई है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई है किसमें, स्क्वोमस एपिथेलियम में। आपको क्वेश्चन ये आएगा कौन सा सेल्स रिस्पॉन्सिबल होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए, तो आपको याद होना चाहिए कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात कर रही है, ठीक है, क्योंकि इसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या किया गया है, इसी को डिस्क्राइब करने के लिए दो वर्ड यूज किया हुआ है, फंक्शन किसका क्या क्या है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ अ किडनी हैज अ माइक्रोविला। इन्होंने बोला है कि ये जो क्यूबॉइडल, देखो क्यूबॉइडल ना बहुत वे में मॉडिफाई, जैसे कि कॉलमनार सीलिया के वे में मॉडिफाई हो सकता है, सिमिलरली यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इनका जो सब क्यूबॉइडल वाले सेल्स थे ना, उनका अगेन ये ऊपरी हिस्सा क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया, ऐसे माइक्रोविलाई जैसे। ये है तो क्यूबॉइडल ही, ये है तो क्यूबॉइडल, लेकिन उनका ऊपर वाला सरफेस क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, इसलिए उनका नाम हमने क्या कर दिया, उनका नाम हमने रख दिया, एक डिफरेंट नाम को उसको असाइन कर दिया। कौन सा नाम रखा है, कॉलमनार। इसका अगेन नाम कॉलमनार है, लेकिन इसको हमने क्या कर दिया, इनके उसकी जो हेड है उसमें क्या है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। सो द एपिथेलियल ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी ऑफ नेफ्रोनिक किडनी हैज अ माइक्रोविलाई, ठीक है। आगे चलते हैं। द कॉलमनार एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर। मैंने बताया था हम जो भी पढ़े वो किसके बारे में पढ़े, सिंगल लेयर। टॉल है, सिलेंड्रिकल होता है। उनके जो न्यूक्लियस है वो लोकेटेड है एट द बेस। न्यूक्लियस की बात ना सिर्फ कॉलमनार में की हुई है, इसकी वजह से इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना होगा कि कॉलमनार में जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पे लोकेटेड है, एट द बेस। फ्री सरफेस के पास, अगेन इसका भी जो कॉलमनार है, जैसे कि ये क्यूबॉइडल था, उनका फ्री सरफेस किसी माइक्रोविलाई में कन्वर्टेड हो गया था। इसमें जो फ्री सरफेस है उनके पास माइक्रोविलाई भी हो सकता है, जो कॉलमनार है उसके फ्री सरफेस में क्या आ गया, माइक्रोविलाई आ गया, ठीक है। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक। इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ, हाईलाइट एग्जाम्पल आएगा, आपको मेरे साथ हाईलाइट करना है कि इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, लाइनिंग ऑफ उसका स्टमक और इंटेस्टाइन। और इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। अगेन दो फंक्शन है, आपको ऐसा क्वेश्चन देगा नहीं क्योंकि दोनों में सेम ही वर्ड यूज किया हुआ है, कॉलमनार में भी और क्यूबॉइडल में भी। क्यूबॉइडल में भी दोनों वर्ड क्या यूज किया हुआ है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो सिमिलर यूज किया था क्यूबॉइडल में। If the columnar or cuboidal cells bear cilia on the free surface, they are called as ciliated epithelium. Not only that, कि वो माइक्रोविलाई हो सकता है, कॉलमनार में ना उनका जो फ्री सरफेस है मॉडिफाई हो सकता है सीलिया में। तो अगर वो सीलिया होगा तो उसके अंदर उसको हम क्या बोलेंगे, सीलिएटेड एपिथेलियम। नॉट ओनली कॉलमनार बट क्यूबॉइडल में भी हो सकता है। Their function is to move particle or mucus in a specific direction over epithelium. They are mainly present in the inner surface of hollow organs like bronchioles and fallopian tubes. एग्जाम्पल अगेन आ गया कि सिलिएटेड एपिथेलियम का क्या क्या एग्जाम्पल हो गया, ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पे उन्होंने फंक्शन भी बताया कि सीलिया का फंक्शन क्या हो सकता है। सीलिया का फंक्शन हो सकता है कि कोई पार्टिकल को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना या म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के दो पार्ट्स पढ़े थे हमने। सबसे नंबर 1 पार्ट कौन सा था, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और दूसरा था कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। नॉट ओनली दैट, एपिथेलियल टिश्यू अगेन जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है वो अगेन 3 पार्ट में डिवाइडेड था। कौन सा, स्क्वोमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कॉलमनार एपिथेलियम। क्यूबॉइडल और कॉलमनार एपिथेलियम का जो ऊपर वाला सरफेस है वो अगेन दो चीजों में मॉडिफाई हो सकता है, या तो उसके अंदर विलाई प्रेजेंट हो सकता है या तो उसके अंदर सीलिया प्रेजेंट हो सकता है। उसके फंक्शंस और वो क्या करता है उसके एग्जांपल्स को भी डिफाइन किया गया। जैसे स्क्वोमस एपिथेलियम वो क्या होता है, उसका मेन फंक्शन क्या हो सकता है, डिफ्यूजन होता है। वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, 2 जगह, एक ब्लड वेसल और एक एयर सेक्स ऑफ लंग्स पाया जाता है। तो एग्जाम्पल्स आपको याद होना ही चाहिए। दूसरा क्या हमारे पास, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का काम क्या है, उनका फंक्शन क्या है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन करना। उसका एग्जांपल क्या है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड और ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन।
ये मॉडिफाई, ये भी मॉडिफाई हो सकता है, वो भी मॉडिफाई हो सकता है, जो मैंने आपको बता दिया है। कॉलमनार का एग्जाम्पल क्या है? स्टमक और इंटेस्टाइन। इसका भी फंक्शन क्या है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन करना। अभी हमने देखा सीलिएटेड एपिथेलियम, जिसके अंदर या तो माइक्रोविलाई के फॉर्म में कन्वर्टेड हो सकता है हमारा क्यूबॉइडल और कॉलमनार, या तो सीलिया की हेल्प से हो सकता है। अगर सीलिया हो तो उसको क्या बोलेंगे? सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम का एग्जाम्पल क्या है? ब्रोंकियल्स एंड फॉलोपियन ट्यूब्यूल्स। अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सम ऑफ द कॉलमनार और क्यूबॉइडल गेट स्पेशलाइज्ड फॉर द सिक्रीशन एंड आर कॉल्ड एज ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। उन्होंने बोला कि कॉलमनार और जो क्यूबॉइडल है उनके पास माइक्रोविलाई हो सकता है, सीलिया हो सकता है, या तो ये सेल खुद कन्वर्ट हो सकते हैं स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ सेल, जिसको हम बोलते हैं ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। देख रहे हो हमारे सेल्स में है तो 4 ही, एनसीईआरटी ने हमें बेवकूफ नहीं बताया कि है तो सिर्फ 4 ही डिफरेंट सुपर टाइप, लेकिन उसके अंदर कितने सारे सब टाइप आप देख रहे हो। मतलब है हमारी बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। दे आर मेनली ऑफ 2 टाइप। ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है अगेन 2 टाइप का, यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो ये एग्जांपल आ गया तो आपको याद करना होगा। एंड मल्टीसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर्स ऑफ सेल, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड। उन्होंने बोला है कि कॉलमनार या क्यूबॉइडल ये 2 एक ना डिफरेंट वे में ना स्पेशलाइज हो जाते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जिसको बोला जाता है। ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम अगेन 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट नंबर 1 क्या होता है? जो यूनिसेलुलर होता है, उसका एग्जांपल दिया आपके गॉबलेट सेल जो स्टमक में पाया जाता है। और दूसरा क्या होता है? मल्टीसेलुलर होता है, एग्जांपल जो क्लस्टर ऑफ सेल हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग द सिक्रीशन, ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। ये जो ग्लैंड है वो किस तरीके से अपना सिक्रीशन बॉडी के अंदर पोर करते हैं, उसके बेसिस पे भी 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड है। नंबर 1 इज एक्सोक्राइन एंड नंबर 2 इज एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन जैसे इसका नाम एक्सोक्राइन, जो सिक्रीट करता है या तो म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड अदर सेल्फ प्रोडक्ट। वो क्या करता है? एक्सोक्राइन क्या करता है? ये सब सिक्रीट करता है। दिस प्रोडक्ट आर रिलीज थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स। तो एक्सोक्राइन का जैसे कि यहाँ पे मतलब हो गया एक्सोक्राइन। सो एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है? डक्ट, जिसके पास डक्ट होता है टू पोर द सिक्रीशन, ठीक है। डक्ट्स के थ्रू या ट्यूब्स के थ्रू अपना सिक्रीशन बॉडी में पोर आउट करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट हैव अ डक्ट। सो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये क्या होता है? डक्टलेस ग्लैंड, उनके पास डक्ट नहीं होता, वो डायरेक्टली सिक्रीशन अपना इनटू द बॉडी थ्रू आउट करते हैं। Their products are called hormones and are secreted directly into the fluid bathing the gland. इनके जो सिक्रीशन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं। किनके? एंडोक्राइन ग्लैंड के। सो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? डक्टलेस ग्लैंड होता है, इसके पास कुछ डक्ट नहीं होता और इसके सिक्रीशन को हम क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं, जो डायरेक्टली पोर आउट करता है अपना सिक्रीशन बॉडी की, ताकि वो बॉडी से बात कर सके, ठीक है। अब चलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम के ऊपर। ये किससे बना हुआ है? ये मेड अप ऑफ मोर देन 1 लेयर, जिसको मल्टी लेयर्ड बोला जाता है, ठीक है। एंड थस हैज अ लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये मल्टी लेयर्ड होता है, इसकी वजह से सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन उनका कोई रोल नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड उनका जो मेन रोल क्या होता है? देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। तो कंपाउंड एपिथेलियम में बहुत ही मल्टी सेलुलर सेल्स है, तो क्या करते हैं वो? जैसे कि बहुत सारे सेल्स हैं तो वो साथ में आते हैं, तो उनका जैसे कि दे हैव अ वेरी ग्रेट कनेक्शन विद ईच अदर, और इसी कनेक्शंस की वजह से उनका जो मेन फंक्शन क्या हो जाता है? प्रोटेक्शन हो जाता है। दे कवर द ड्राई सर्फेस ऑफ स्किन, द मॉइस्ट सर्फेस ऑफ अ बकेल कैविटी, pharynx, inner lining of duct of salivary gland and pancreatic ducts। अगेन एन एग्जांपल है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, आपको याद होना चाहिए कि जो कंपाउंड जो एपिथेलियम है उनका एग्जांपल क्या है। एग्जांपल अगेन इस चैप्टर में आपको कुछ समझे या ना समझे चलेगा, लेकिन एग्जांपल तो रटा हुआ होना चाहिए। एग्जांपल क्या दिया हुआ है? ड्राई स्किन, जो हमारा जो स्किन है, मॉइस्ट सर्फेस ऑफ बकेल कैविटी, pharynx, inner lining of salivary ducts, salivary glands and pancreatic ducts। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना जंक्शंस के ऊपर कि सेल्स ना कम्युनिकेट तो करते होंगे। फॉर एग्जांपल आप अपने नेबर से कभी ना कभी कुछ ना कुछ वे में तो कम्युनिकेट किया ही होगा, राइट। सिमिलरली यहाँ भी सेल्स है, जैसे कि बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, सो फॉर देम इट इज नेसेसरी कि कम्युनिकेट कर पाए। कभी शक्कर कम पड़ जाता है, कभी चाय पत्ती कम पड़ जाती होगी उनके घर में भी, तो ये क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। अब इनका कम्युनिकेट करने का तरीका भी ना बहुत अलग होता है। हमारे ऐसा नहीं होता है कि हम चले गए, नॉक नॉक किया दरवाजे पे,
देन नेबर ने दरवाजा खोला एंड देन कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दिया। नहीं, इनके बीच में डिफरेंस होता है। ये 3 तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। कौन से 3 तरीका इनका? टाइट जंक्शन, अडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। इन 3 जंक्शन से क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया, अपने घर के अंदर सुरंग बना लिया है कम्युनिकेट करने के लिए। किस वे से काम करते हैं वो अब हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। ऑल द सेल्स इन द एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद अ लिटिल इंटरसेल्युलर मटेरियल। हमने बोला कि जैसे कि सेल्स का काम कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन करना है, लाइनिंग ऑफ अ बॉडी फॉर्म करना है। अगर ज्यादा गैप हुआ तो जो उनका मेन एजेंडा है, जो उनका मेन काम है, प्रोटेक्शन वही नहीं हो पाएगा। इसी की वजह से इनका जो लिटिल इंटरसेल्युलर सब्सटेंस इनके पास पाया जाता है। In nearly all animal tissues, specialized junction provide both structural and functional link between its individual cells। जैसे कि हमने बताया कि ये कुछ जंक्शंस होते हैं जो क्या करते हैं, 2 सेल्स के बीच में या 2 टिश्यूज के बीच में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक प्रोवाइड करते हैं। 3 type of cell junctions are found in the epithelium and other tissues. These are tight junction, adhering junction, gap junction। समझते हैं टाइट जंक्शन क्या होता है? ये ऐसा सुरंग है, ये ऐसा कनेक्शन है जो हेल्प करता है स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। फॉर एग्जांपल 2 घर हैं, दोनों बहुत ही चिपके हुए घर हैं और लीकेज हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो वो बारिश का पानी में भर जाएगा और वो लीक करना स्टार्ट कर जाएगा, राइट। तो बारिश के पानी को रोकने के लिए, जैसे कि हम नेबरिंग सेल्स में क्या करते हैं, सीमेंटिंग करते हैं ना पाइप विप में, कि भाई सीमेंट डाल दिया ताकि वो पानी फ्लो ना कर पाए। यहाँ पे वो क्या करते हैं, जंक्शन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, टाइट जंक्शन। इससे क्या होता है, वो अपने सेल्स के अक्रॉस ना लीकिंग का जो मैकेनिज्म है उनको रोक लेते हैं। कि फॉर एग्जांपल ये सेल्स, यहाँ का कोई सामान यहाँ पे लीक ना हो पाए और यहाँ का कोई सामान यहाँ पे लीक ना हो जाए। भाई कोई गुफा है तो बहुत सारी चीजें लीक हो जाएंगी, तो कुछ लीक ना हो इसलिए उनके बीच में क्या हो जाता है, एक जंक्शन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और इतना टाइट जंक्शन होता है, इतने टाइटली तरीके से फॉर्म करते हैं कि कुछ भी, एक ड्रॉप भी, एक आवाज भी लीक ना हो और उनको जो है ना, जो बाजू वाले सेल्स है उनको कोई चीज पता ना चले। इसी की वजह से इन्होंने सेल के अंदर क्या किया है, टाइट जंक्शन किया। दूसरा है अडहेरिंग जंक्शन, जो परफॉर्म करता है सीमेंटिंग टू कीप द नेबरिंग सेल टुगेदर। अभी इन्होंने ये टाइट जंक्शन लगाया, लेकिन जो बोलते हैं ना, दोस्ती तो निभाती रहनी पड़ेगी। तो दोस्ती निभाने के लिए क्या करते हैं, 2 सेल्स उनके बीच में झगड़ा ना हो, उनके बीच में कोई अनबन ना हो, इसी की वजह से वो क्या करते हैं, अडहेरिंग जंक्शन का निर्माण कर लेते हैं। अडहेरिंग जंक्शन से क्या होता है, दोनों इस तरीके से सीमेंट करते हैं एक दूसरे को ताकि दोनों हमेशा मिलकर रहे। तो अडहेर करने का काम, दोनों साथ में चलने का जो बोलते हैं ना, एक प्रण लेते हैं, वो किसकी हेल्प से होता है, अडहेरिंग जंक्शन की हेल्प से होता है। तीसरा है गैप जंक्शन, फैसिलिटेट द सेल टू सेल कम्युनिकेशन विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स फॉर अ रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम बिग मॉलिक्यूल। भाई इतना नेबरिंग है तो कुछ बातचीत भी तो होनी चाहिए। उन बातचीत को फैसिलिटेट करने के लिए क्या हो गया हमारे पास, गैप जंक्शन हो गया। ये क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म को ही कनेक्ट कर लेते कि इतना चल के नॉक ना करना पड़े, तो डायरेक्टली हम गुफा सुरंग बना लेते हैं अपने घर से ही, जिसमें क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है आयन का, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का भी और कभी कभार तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का ही। सो आई होप आपको इस बोलते हैं नेबर्स की हेल्प से आपको ये तीनों जंक्शन याद कर लेना चाहिए। तो हमेशा नेबर्स बेकार नहीं होते, क्योंकि कभी कभार वो हमें बहुत अच्छी चीजें बहुत 5 मिनटों में याद करवा देते हैं, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने वे से बनाइए, तीनों वे में। आपको कोई भी स्टोरी समझ में आ रही हो, फॉर्म इट एंड ट्राई टू लर्न ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट। क्योंकि ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आपको मैं बता रही हूँ उसके एग्जाम्पल से। और ये जो तीनों जंक्शंस हैं वो क्या क्या करते हैं, उनका फंक्शन है। जैसे कि टाइट जंक्शन क्या करता है, स्टॉप करता है लीकिंग को। इसका ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, लीकेज जहाँ पे भी आया टाइट आना चाहिए। दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए, दोनों को साथ में रखने वाला कौन सा जंक्शन है, अडहेरिंग जंक्शन। दोनों के बीच में बातचीत कराने वाला कौन सा जंक्शन है, गैप जंक्शन। वो बातचीत इस वे से कराता है कि कभी कभार ट्रांसफर बड़े बड़े मॉलिक्यूल का भी हो जाता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का भी हो जाता है। तो आई होप आपको ये तीनों जंक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारे सेकंड टिश्यू के ऊपर। हमारा जो फर्स्ट टिश्यू है, नंबर 1 टिश्यू कंप्लीट हो गया। अब दूसरा टिश्यू चलते हैं कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर। ये अगेन टिश्यू, कनेक्टिव नाम ही बता रहा है कि ऐसा टिश्यू जो अपने हेड को टो से कनेक्ट करवाता हो, राइट। मतलब किधर, जापान को अमेरिका से कनेक्ट करवाता हो। तो ये जो कनेक्शन का फॉर्मेशन है हमारे बॉडी के अंदर, वो कौन करवाता है, कनेक्टिव टिश्यू करवाता है, ठीक है। सो कनेक्टिव टिश्यू जो मोस्ट अबंडेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं कि सबसे मोस्ट अबंडेंट टिश्यू कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स लाइक अस, ह्यूमन बीइंग। ये बहुत ही ज्यादा भर भर के डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। They are named connective tissue because of their special function of linking and supporting. तो 2 वर्ड हाईलाइट कर लो कि कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है, लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी।
दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप which include cartilage, bone, adipose and blood. उन्होंने क्या बोला कि भाई देखो सबसे मोस्ट अबंडेंट कौन सा टिश्यू हमारे बॉडी में सबसे अबंडेंट टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू, जो भर भर के पाया जाता है और हमारे जैसे ह्यूमन बॉडी में तो बहुत ज्यादा पाया जाता है। और ये जो कनेक्टिव टिश्यू भी ना दो प्रकार के होते हैं। कौन से दो प्रकार के यहाँ पे इन्होंने बोला, देखो यहाँ पे उन्होंने बोला कि कुछ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और कुछ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इतना बड़ा जो एकदम मैसिव अमाउंट ऑफ टिश्यू प्रेजेंट है, उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू और एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। उन्होंने बोला है कि ओके सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू तो एक बार समझ लेंगे, लेकिन स्पेशलाइज्ड में कौन सा है भाई? ऐसे कौन से लोग हैं जिनको स्पेशलाइज्ड का दर्जा दिया गया है? कौन से हैं? कार्टिलेज, बोन, कुछ एडिपोज टिश्यू और ब्लड। इन तीनों को क्या नाम दिया हुआ है? स्पेशलाइज्ड टिश्यू का नाम दिया हुआ है। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शन आ गया तो केमिस्ट्री आ गई तो इंपॉर्टेंट हो गया। अगर बायो में केमिस्ट्री आ गई तो भाई इंपॉर्टेंट तो है। ब्लड को छोड़ के द सेल सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन, कि जो हमारे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, हमारा जो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होता है, उसमें ना सभी सेल्स क्या करते हैं, अपना ना एक प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, जिस प्रोटीन का नाम कोलेजन है और इलास्टिन है। इसको या तो कोलेजन बोल सकते हैं या तो इलास्टिन बोल सकते हैं, लेकिन एक को छोड़ के ब्लड कभी भी कोलेजन या इलास्टिन सिक्रीट नहीं करेगा। दीज फाइबर्स, अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये फाइबर्स सिक्रीट करते हैं, लेकिन इसका काम क्या है? तो ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू अ टिश्यू, राइट। ये क्या करते हैं, जैसे कि आप ऐसे करते हो स्ट्रेच कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी, एक स्ट्रेंथ, एक ताकत है आपके जो टिश्यूज के अंदर जो कनेक्शंस बिल्ड करते हैं। These cells also secrete modified polysaccharide। क्वेश्चंस घुमा के असर्शन रीजनिंग में अनमॉडिफाइड दे देंगे और आपका -1 लेके चले जाएंगे। तो याद रखना यहाँ पे वर्ड क्या है? मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। क्या है? मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, ठीक है। Which accumulate between the cells and fiber and act as a matrix। क्या करते हैं? ग्राउंड सब्सटेंस की तरह एक्ट करते हैं, कि ये बहुत सारे सेल्स है, ये जो फाइबर्स है जहाँ पे बिछे हुए हैं, उनके बीच का जो बोलते हैं ना एक फिलिंग का काम कौन करता है? हमारा मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड करता है। कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। ये अगेन जो कनेक्टिव टिश्यूज को अच्छे तरीके से मैं क्लासिफाई करने बोलूँ ना तो 3 वे में क्लासिफाइड होती है। सबसे पहला होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। देखा आपने बोला देखिए ना कि ना वो सिंपल से स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है वो अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो आपको समझ में आ रहा है कि हमें एनसीईआरटी ने धोखा दिया था पहले बोल के, सरप्राइज करके कि सिर्फ 4 ही प्रकार के टिश्यूज है हमारी बॉडी में, इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी में। अभी आपको समझ में आ रहा है कि ये सुपरफिशियली 4 है, लेकिन उसके सब डिवीजन बहुत ज्यादा। तो समझ लेना कि भाई कॉम्प्लेक्सिटी तो है भाई इस चैप्टर में थोड़ी सी। तो हमने देखा कि जो कनेक्टिव टिश्यू वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन सा? लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब देखते हैं कि जो लूज कनेक्टिव टिश्यूज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि भैया जैसे कि नाम बता रहा है लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो सेल्स है और जो फाइबर्स है वो लूजली अरेंज्ड, एक सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस के। इसका एग्जांपल ना मैगी, सूपी मैगी होता है ना, वो याद रख लो कि भाई ये क्या थोड़े से मैगी है, ये थोड़े से वेजीज है, वो ना अपने थोड़े फ्लूइड में आराम से फ्लोट कर रहे हैं। तो ऐसे सेल्स को, ऐसे कनेक्टिव टिश्यू को क्या बोला जाता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसका एग्जांपल है एरियोलर टिश्यू। एग्जांपल आ गया तो हम हाईलाइट तो करेंगे, पहले रफ कर लेते हैं इसको। हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट है ताकि जब भी आप एनसीईआरटी खोलो ऐसे मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, अगर आपसे गो थ्रू भी हो रहा ना तो हाईलाइटेड पार्ट आपकी नजर में आए और आपको रिवाइज कर पाओ कम से कम 20 से 30 बार, ठीक है। तो एरियोलर टिश्यू जो कहाँ प्रेजेंट होता है? अपनी स्किन के जस्ट नीचे वाली लेयर में प्रेजेंट होता है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चरल वेव से वो हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। ये याद रखना है आपको। Often it serves as a support framework for epithelium। एपिथेलियम के नीचे प्रेजेंट होता है, वो एपिथेलियम को एकदम पकड़े हुए रहते हैं कि भाई तू अपना प्रोटेक्शन का काम कर, जितने भी हार्श केमिकल है उसको अंदर आने से रोक। उसका साथ कौन देता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसका एग्जांपल क्या है? एरियोलर टिश्यू। इट कंटेन फाइब्रोब्लास्ट, सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट फाइबर्स। नॉट ओनली दैट, एरियोलर टिश्यू के अंदर जो सेमी फ्लूइड में ना कुछ फाइब्रोब्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ मैक्रोफाजेस भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ मास्ट सेल भी प्रेजेंट होते हैं। मैक्रोफाजेस एंड मास्ट सेल्स हमारी इम्यूनिटी को, जो बेकार एंटीजन से फाइट करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब चलते हैं दूसरे टिश्यूज पे। एडिपोज टिश्यू इज एन अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन। ये भी स्किन के नीचे प्रेजेंट है। लूज टिश्यू का जो ना बोलते ना धर्म ही वही है कि ना भाई तू एपिथेलियम टिश्यू को जाकर सपोर्ट कर, उसके नीचे प्रेजेंट रहे।
लेकिन दोनों का थोड़ा थोड़ा देखे, एलियो टिश्यू का काम अलग है और एडिपोज का नाम अलग है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स, कि भाई हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट ही कर रहा है ना, कि हमने ज्यादा खाना ठूस लिया तो उसको एक स्पेशलाइज्ड वे में क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए, कि बहुत ज्यादा एक्सेस फैट आपने खा लिया, बहुत चीज बर्गर खा लिए, तो वो हमारे जो एक्सेस चीज आए वो हमारे ऑर्गन्स को हार्म ना करे, क्या कर लेता है, अपने अंदर स्टोर करवा लेता है। The excess of nutrients which are not used immediately are converted into fats and are stored into these tissues. Wow, मतलब समझ सकते हो कितने सेक्रीफाइसेस हमारी बॉडी हमारे लिए करती है। हमने बहुत सारी चीज़ तो खा लिया, लेकिन उसको हेल्प करने के लिए हम हमारी बॉडी तक ना पहुंचे, हमारे रियल ऑर्गन तक ना पहुंचे, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारे लिए दो आते हैं सेवियर। एक तो एरियोलर टिश्यू जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू उसको बढ़ावा देता है कि जाके तुम अपना काम अच्छे से करो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। और दूसरा होता है एडिपोज टिश्यू, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ खा लिया उसको कन्वर्ट कर देता है फैट के अंदर और हमारी बॉडी में स्टोर कर लेता है, कि भाई अगर फ्यूचर में आपको एनर्जी की जरूरत पड़े तो हम इसको ब्रेक करके यूज कर लेंगे। कैन यू सी हाउ गुड आवर ऑर्गन्स आर? वाओ। तो हमने समझा, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि लूज कनेक्टिव टिश्यू दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन से कौन से? एरियोलर और दूसरा है एडिपोज। नॉट ओनली दैट, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू किसका पार्ट है? कनेक्टिव टिश्यूज का। सो हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारा ये टॉपिक था ना, ये वाला, चला गया, ये जो हमारा ये टॉपिक है लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये कंप्लीट होता है। आप जब चलते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यूज पे, लास्ट टॉपिक होगा हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट चलते हैं हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर क्या होता है, डेंस नाम ही बता रहा है कि जो फाइबर्स है, फाइब्रोब्लास्ट है, जो मैक्रोफेज सेल्स है, जो मास्ट सेल्स है, वो एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर शोज अ रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न्स एंड आर कॉल्ड एज डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर टिश्यूज। कि भाई ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है वो ना कनेक्टिव टिश्यू है, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। किसके बेसिस पे? कि सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड है, लेकिन कॉम्पैक्टली पैक्ड होने के भी दो तरीके। कौन सा? या तो वो रेगुलरली एकदम डेंसली पैक्ड हो, या तो वो इरेगुलरली पैक्ड हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कमरा, राइट? तुम्हारा कमरा क्या होता है, हमेशा इरेगुलरली पैक्ड होता है। वही हमारे मम्मी पापा का कमरा क्या होता है, एकदम रेगुलरली, वो एकदम साफ सफाई से रखते हैं, एकदम रेगुलरली पैक्ड होता है। सो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज दो वे में पैक्ड होता है। इसको ज़्यादा समझ सकते हैं कि दो तरीके से जो सामान का अरेंजमेंट है ना, या तो वो रेगुलर हो सकता है या तो इरेगुलर हो सकता है, क्योंकि डेंसली पैक्ड है। इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यूज द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट। रेगुलर टिश्यूज में क्या होता है, जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर रोज में प्रेजेंट होते हैं, पैरेलली प्रेजेंट होते हैं, एकदम सभ्य तरीके से, एकदम वेल मैनर्ड तरीके से अरेंज होते हैं। इसका एग्जाम्पल है टेंडन which attach skeletal muscle to bone and ligament which attach one bone to another are the example of these tissues। बहुत ही इंपॉर्टेंट कि भाई ये जो रेगुलर टिश्यू है ना, इसके दो एग्जाम्पल है। कौन से दो एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल नंबर 1 क्या आ गया हमारे पास? एग्जाम्पल नंबर 1 आ गया हमारे पास टेंडन। दूसरा एग्जाम्पल आ गया हमारे पास लिगामेंट। ये याद करना है कि टेंडन और लिगामेंट का फंक्शन क्या है, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे टेंडेंट है। टेंडन क्या करता है, स्केलेटल मसल को हमारे बोन से ज्वाइन करने का काम करता है, और लिगामेंट क्या काम करता है, बोन से बोन को ज्वाइन करने का काम। फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर बोन है और ये पर्टिकुलर बोन है, उन दोनों को ज्वाइन करने का काम कौन करता है, हमारा लिगामेंट करता है। और टेंडन क्या करता है, हमारी फॉर एग्जाम्पल ये बोन है, राइट, बोन से मसल्स अटैच्ड है, सो बोन से मसल्स को अटैच करने का काम कौन करता है, हमारे पास टेंडन। और लिगामेंट क्या करता है, लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट करता है। अब चलते दूसरा पार्ट, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिनका फाइब्रोब्लास्ट और मोस्टली फाइबर सेल्स, जिसका नाम मोस्टली कोलेजन होता है, उनका ओरिएंटेशन ना बहुत ही बिगड़ा हुआ होता है, किधर ओरिएंटेड होता है। दीज टिश्यूज प्रेजेंट इन द स्किन, अगेन ये स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है। इसमें तो है नहीं, मतलब आपके सिलेबस में डेंस इरेगुलर ज्यादा नहीं है, डेंस रेगुलर ज्यादा है। इसके दो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट क्या करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलते कार्टिलेज के ऊपर। कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड आर द वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अभी हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ था स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, वो चलता है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या क्या आ गया, ब्लड, कार्टिलेज। देखो स्पेशलाइज्ड में क्या क्या आ गया, कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड्स, ये तीनों क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। The intercellular material of cartilage is solid and pliable and resist compression. Pliable मतलब इसका जैसे सॉफ्ट होता है और उसको मोड़ सकते हैं। Cells of these tissues
जो सेल्स होते हैं किसके, कार्टिलेज के सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। याद रखना, कॉन्ड्रो मीन्स क्या मतलब, कार्टिलेज। कहीं पे भी आपको पूरे बायोलॉजी में कॉन्ड्रो शब्द दिख गया, समझ लेना कार्टिलेज की बात करें। साइट्स का मतलब होता है सेल्स। आर एनक्लोज इन अ स्मॉल कैविटी विद इन अ मैट्रिक्स सिक्रीटेड बाय देम, यानी कि वो कहीं ना कहीं देखो कोलेजन, कॉन्ड्रोसाइट, वो ना किसी मैट्रिक्स के अंदर ना एनक्लोज, देख रहे हो ये पूरे मैट्रिक्स के अंदर कैसे किस वे से एनक्लोज्ड है। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट्स लाइक आस एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय द बोन्स इन एडल्ट। हमें पता है कि हम बचपन में हमारी पूरी बॉडी में मोस्टली कार्टिलेज होता था क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट होता था, प्लाइबल होता था और ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो कार्टिलेज किस में कन्वर्ट हो जाता है, बोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। कार्टिलेज इज प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है अभी एडल्ट ह्यूमन बॉडी में। बचपन में तो ऑल ओवर बॉडी प्रेजेंट होता है, देन वो रिप्लेस हो जाता है बोन से। लेकिन एज ए एडल्ट अभी कहाँ का प्रेजेंट है, टिप ऑफ योर नोज, आउटर ईयर के जो जॉइंट्स है, क्या है जो आपको देखो प्रेस करके देखो, इट्स प्लाइबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन करता है ये टिप ऑफ नोज पे। अवर आउटर ईयर जॉइंट्स में बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम का जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके एडजेसेंट बोन्स के बीच में भी क्या प्रेजेंट है, ताकि आप झुक पाते हो, मुड़ पाते हो बिकॉज ऑफ दिस कार्टिलेज। लिम्स में, हैंड्स में, आपके जो एडल्ट है उनके लिम्स में, हैंड्स में पाए जाते हैं कहाँ पे कार्टिलेजेस। चलते बोन्स जो उसका कंप्लीटली अपोजिट है। बोन जो हार्ड होता है, नॉन प्लाइबल होता है और उसका ग्राउंड सब्सटेंस है जो क्या होता है, वो कैल्शियम सॉल्ट्स में रिच होता है। तो यार इसलिए बोलते हैं कि हमें दूध पीना चाहिए ताकि वो कैल्शियम सॉल्ट्स मेंटेन रहे और हमारा जो बोन है वो स्ट्रॉन्ग रहे। एंड कोलेजन फाइबर विच गिव बोन इट्स स्ट्रेंथ। इट इज मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ द बॉडी। बोन्स का आपको पता है कि मेन स्ट्रक्चर आप कैसे दिखते हो, पतले हो, मोटे हो, डजेंट मैटर। आपका जो फ्रेमवर्क है वो कौन मेंटेन करता है, वो कौन डिफाइन करता है, आपका बोन। बोन सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यूज एंड ऑर्गन। नॉट ओनली दैट, वो आपको एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क के अलावा भी क्या करता है, आपको प्रोटेक्शन देता है। किस चीज से, आपके ऑर्गन्स, आपके जो बहुत ही बोलते हैं ना प्रीशियस ऑर्गन है आपके बॉडी के अंदर, उनको प्रोटेक्शन करने का काम भी। एक बार हड्डी टूट जाएगी लेकिन ऑर्गन को तोड़ने नहीं देंगे। ये नारा है हमारे बोन का। द बोन जिस सेल्स को क्या बोलते हैं, ऑस्टियो। अगेन बायो में आपको कहीं भी वर्ड ऑस्टियो मिल जाएगा, समझ लेना वो बोन से रिलेटेड है। और साइट्स का मतलब सेल्स आर प्रेजेंट इन द स्पेस कॉल्ड एज ल्यूक्यूने। आपको ये बात पता होना चाहिए कि इस जो बोन सेल्स जो किस स्पेसेस में प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल ये बोन सेल्स है, ये स्पेस में प्रेजेंट है, इस स्पेस को ल्यूक्यूने बोलते हैं। लिम्ब बोन सच एज लॉन्ग बोन ऑफ अ लेग सर्व वेट बेयरिंग फंक्शंस। जो हमारा जो लिम्ब बोन है, जो हमारा थाई बोन है, वो क्या करता है, बहुत ही लॉन्ग होता है, बहुत ही सीवियर वेट बेयरिंग होता है। कैन यू इमेजिन, उस पर हमारी पूरी बॉडी स्टैंड हो पाती है। दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल्स अटैच टू देम। मैंने बोला था कि वो स्केलेटल मसल्स को अटैच करता है। ठीक है, कौन करता है, अभी जस्ट पढ़ाया था, बताना कमेंट्स में। ठीक है, टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। द बोन मैरो इज सम बोन्स इज अ साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स। नॉट ओनली दैट, कि जो बोन मैरो, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बोन है, लेट मी ड्रॉ बोन, वो बोन ही बनाने आता है। फॉर एग्जांपल ये बोन सेल्स हैं, ये जो बोन सेल्स हैं, ये बोन सेल्स के अंदर यहाँ पे ना रेड बोन मैरो पाया जाता है। कहीं ना कहीं ये हमारे पास क्या करता है, ये साइट है, किसका साइट है, ये प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स का साइट है। उन्होंने यही बोला कि बोन्स के अंदर ना एक बहुत स्पेशल जगह है जहाँ पे अपना ब्लड प्रोडक्शन के लिए भी हेल्पफुल होता है। नाउ ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग, ब्लड तो सभी को पता है नॉर्मली, 10th तक तो आपने बेसिक पढ़ा ही होगा ब्लड के बारे में। तो ब्लड क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके अंदर प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है जिसको आरबीसी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट एंड मेनी मोर। It is the main circulating fluid that help in transport of various substances. You will learn more about this chapter in chapter 17 and 18. तो मैंने बोला था कि बेसिक चैप्टर को टिश्यू से फेमिलियर करवा रहे हैं, इसका मेन फंक्शन आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ोगे। सिमिलरली जो ब्लड एक सबसे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स और बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो आप डिटेल में पढ़ोगे चैप्टर 17 एंड 18 में। इसका मेन काम क्या होता है ब्लड का, बहुत सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम वन पार्ट टू अदर। इट्स लाइक अ व्हीकल जो एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। इसलिए हमारे बॉडी में मोस्ट अबंडेंट तो ब्लड ही पाया जाता है। ठीक है, अब ना हम ये वाला डायग्राम्स करते हैं। ठीक है, क्योंकि डायग्राम्स में क्वेश्चन आने लगे आजकल, राइट। ये डायग्राम हम देखते हैं,
ये डायग्राम किसका दिया हुआ है? लूज कनेक्टिव टिश्यू का हमारे बॉडी के अंदर। फर्स्ट इज एरिकुलर टिश्यू, दूसरा इज एडिपोज टिश्यू। कैन यू सी एडिपोज टिश्यू में न्यूक्लियस के छोटू सा बाजू में है। तुमने देखा, तुमने जो एक्स्ट्रा चीज ये सब खाया ना, उस वे में ड्रॉपलेट की फॉर्म में स्टोर करते। कैन यू सी दैट? ये फैट स्टोरेज एरिया है और दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कि आपका सेल आपके लिए इतनी तकलीफ लेगा, अपने न्यूक्लियस को साइड में फेंक देता है, लेकिन जो आपने अनवांटेड एक्स्ट्रा बेकार चीज खाया उसको फैट में कन्वर्ट करके अपने बॉडी में स्टोर कर लेता है कि भाई इसको जाने भी नहीं देंगे। अगर कभी गलत सर्कमस्टेंसेस आ गए तो हम इसको ब्रेक करके अपनी एनर्जी डिराइव कर सकते हैं और तुम्हें एनर्जी दे सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देखोगे एरिकुलर टिश्यू जो स्किन के बीनीथ प्रेजेंट होता है। तो कैन यू सी दिस इज द मैक्रोफाज, सेल ईटिंग सेल्स जो भी अनवांटेड एंटीजन को खा जाता है बस। दिस इज मैक्रोफाज। फाइब्रोब्लास्ट, कैन यू सी दिस सेल? दिस आर द सेल जो सिक्रीट करते हैं। फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन फाइबर्स, कैन यू सी दिस कोलेजन फाइबर्स? ठीक है, मास्ट सेल्स, सब सेल्स देख रहे हो, ये सभी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं। ये देख रहे हो फैट वाले सेल्स जो ऑयल ड्रॉपलेट्स में प्रेजेंट है, जिसको यहाँ पे जूम करके बताया हुआ है। दिस आर द सेल्स में आपके बॉडी में ये सब प्रेजेंट होते हैं। याद रखना, जो फर्स्ट पिक्चर है वो एरिकुलर टिश्यू का है और जो दूसरा है वो एडिपोज टिश्यू का है। वो दोनों किसके एग्जाम्पल है? लूज कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल है। ये देखो डेंस रेगुलर, कैसे हर चीज एकदम वेल मैनर्ड एक पैरेलल तरीके से सेल्स, फाइबर्स, फाइबरब्लास्ट अरेंज्ड है। ऑन द अदर हैंड ये देखो ये डेंस इरेगुलर, कैसे भी प्रेजेंट है, सेल फाइबर्स है, ये फाइब्रोब्लास्ट है, ये किसी भी वे में कैसे भी अरेंज है, भाई आ रहा है अपना काम करके जाए, जिसको क्या बोला जाता है? डेंस इरेगुलर टिश्यू, जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। अभी ये देखो कोलेजन फाइबर, सबसे पहले ये दिया हुआ है। स्पेशलाइज सबसे पहले कार्टिलेज, फिर बोन, फिर ब्लड। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि ये कार्टिलेज को डिफाइन कर रहा है, ये किसको? बोन को डिफाइन कर रहा है। देख रहे हो ये स्पेसेस होते हैं, इसको क्या बोला जाता है? ल्यूक्यूने। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था आपको, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया था, देखो दिस वन, ये आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसीज। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टिश्यू के ऊपर, मसल टिश्यू। Muscle tissue. Each muscle is made up of many long cylindrical fiber arranged in a parallel array. जो जिम ट्रेनिंग में जाते हैं वो मसल से तो बनाने जाते हैं, तो मसल भी एक टिश्यू है जो हमारे बॉडी का मोस्ट ऑफ द वेट उसी ने कैरी किया हुआ है। आप 80 किलो के हो बिकॉज ऑफ योर मसल टिश्यू, ज्यादा कर, ठीक है। These fibers are composed of numerous fine fibrils called as myofibril. ये टिश्यू अगेन आप आगे जाके इसका मैकेनिज्म, कैसे टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, इसके अंदर कौन सी प्रोटीन है, कैसे इसका पूरा मैकेनिज्म आप पढ़ोगे इन द अपकमिंग चैप्टर्स। लेकिन यहाँ पे आपको फेमिलियर होना पड़ेगा कि मसल टिश्यूज क्या है, उसके अंदर प्रोटीन्स क्या है, उनके अंदर जो प्रोटीन जो थिन फाइब्रिल प्रेजेंट होते हैं हमारे मसल्स के अंदर, उसको क्या बोला जाता है? मायोफाइब्रिल। आपको सिर्फ अभी इतना याद करना है कि उस मसल के अंदर जो फाइब्रिल पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? मसल फाइब्रिल। मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्टेड होता है इन द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, एंड देन रिलैक्स, बड़ा होता है, एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन। मैंने बताया था कि आगे जाकर पढ़ोगे कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है पूरा मैकेनिज्म, कैसे रिलैक्स होता है पूरा मैकेनिज्म इन अपकमिंग चैप्टर्स। बट ये बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेंथ छोटा होता है, रिलैक्स होता है, लेंथ बड़ा होता है, लेकिन एक कोऑर्डिनेटेड वे में होता है। Their action moves the body to adjust the changes in the environment and to maintain the position of various part of the body. मतलब हमारा जो एक्शन चेंज होता है बिकॉज टू सूट दैट एनवायरमेंट। आपको चलना है तो आप चलोगे तो आपका मसल उसी वे में रिस्पॉन्ड करेगा। तो उस रिस्पॉन्डेंस का काम कौन करता है? हमारा मसल सेल्स। इन जनरल मसल प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। हम जो भी मूवमेंट करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस से मूव करना, बोलना, ये सब काम कौन करता है? मसल करवाता है। मसल आर ऑफ 3 टाइप। मसल अगेन 3 टाइप में, कौन से? स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। ये आपने लोअर स्टैंडर्ड में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, यहाँ पे भी थोड़ा ब्रीफ ही दिया हुआ, ज्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ, तो हम फटाफट कंप्लीट करते हैं इसको। सबसे पहला स्केलेटल मसल, टिश्यू इज क्लोजली अटैच्ड टू स्केलेटल बोन। हमारे जो स्केलेटल बोन है वो बेसिकली इससे अटैच्ड होते हैं। इन अ टिपिकल मसल सच एज बाइसेप्स, striated striped skeletal muscles are bundled together in a parallel fashion। ये skeletal muscle जो हमारे मसल्स हमारे कंट्रोल में, और इसका बोलते हैं ना, इसका एग्जांपल आपके बाइसेप्स को दिया हुआ है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ना ये बंडल्स में एक पैरेलल फैशन में अरेंज होते हैं। A sheet of tough connective tissue encloses several bundle of muscle fiber. You will learn more about this in chapter 20। देखो ये तो मैं नहीं, एनसीईआरटी खुद बोल रहा है कि इसका जो डिटेल है वो कैसे जो मसल बंडल है बहुत ही अगेन एक कनेक्टिव टिश्यू से एनक्लोज होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, सब कुछ आप चैप्टर 20 में पढ़ोगे जो अपकमिंग चैप्टर है। ये तीनों सेल दिया हुआ है। इन
तीनों सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले ये ना देखो, सबसे पहले स्केलेटल मसल जो स्ट्राइएटेड होता है, कितना ये बैंड्स दिख रहा है, स्ट्राइएशन दिख रही है, इसमें दिख रही है क्या? मतलब स्मूथ में स्ट्राइएशन नहीं होती है, इसमें स्ट्राइएशन होती है। इसमें देख रहे हो, इसमें फेंटेड है, बहुत ही लाइट है, इसमें बहुत ज्यादा डार्क है, बहुत ज्यादा अमाउंट में। यहाँ पे भी स्ट्रिएशंस है लेकिन लाइट स्ट्रिएशंस है, यहाँ पे डार्क है। ये देख रहे हो इसका शेप कैसा स्पिंडल शेप है, ये सिलेंड्रिकल शेप्ड है। ये देखो ये ना, ये क्या है, ये अनब्रांच्ड है, ये भी अनब्रांच्ड है, लेकिन ये देख रहे हो आप, ये सेल्स कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये क्या है, सेल ब्रांच्ड है। तो इसके डिफरेंसेस भी आपको याद होने चाहिए, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, जिसका आगे आपके सामने बात किया हुआ है, ठीक है। द स्मूथ मसल फाइबर टेपर्स एट बोथ द एंड फ्यूसिफॉर्म। हम स्मूथ मसल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे लिख ले क्या, तो आपको याद करने के लिए इजी होगा। चलिए लिखते हैं यहाँ पे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ लेकिन आप अपना बुक में पूरे लॉन्ग फॉर्म में। सबसे पहले सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। दूसरे इसके अंदर स्ट्राइएशन प्रेजेंट होती है जो डार्क होती है, डार्क होती है, ठीक है। तीसरी बात मैं बोलूंगी, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओह शिट, ये इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नॉट ओनली दैट, ये हमारे अंडर कंट्रोल में होता है, वॉलेंटरी, ठीक है। अब चलते दूसरे वाले स्मूथ सेल्स पे। स्मूथ सेल जो टेपर करता है बोथ एंड में एंड डू नॉट शो स्ट्राइएशन। इसके अंदर देखना, इसमें सबसे पहले पॉइंट, स्ट्राइएशन नहीं होता है। सेल जंक्शन हेल्ड टुगेदर एंड दे आर बंडल्ड टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीट। अगेन ये जो पतले वाले स्पिंडल शेप है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और किससे कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू शीट से होते हैं। ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्लड वेसल। अगेन एग्जाम्पल आ गया, और ये चैप्टर एग्जाम्पल के लिए ही फेमस है, तो मैं हाईलाइट कर देती हूँ चार एग्जाम्पल्स, क्या क्या आपको क्या क्या लर्न करना है, ठीक है। द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन जैसे कि ब्लड वेसल, स्टमक, इंटेस्टाइन कंटेन दिस टाइप ऑफ मसल। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री। हमारा जो ये स्केलेटल मसल है वो क्या है, वॉलेंट्री, हमारे अंडर कंट्रोल में, लेकिन स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री है। तुम बोलोगे राइट मूव करो, बट उसको लेफ्ट मूव करना तो लेफ्ट ही मूव करेगा, वो राइट मूव नहीं करेगा, वो अपनी मनमर्जी का है पूरा। एंड देयर फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड। We usually are not able to make it contract merely by thinking about it, or as we do it with the skeletal muscles. मैंने आपको बता दिया था कि इसको हम सोचेंगे, इसको हम बोलेंगे तो राइट मूव कर, तो राइट ही मूव करेगा, लेकिन स्मूथ मसल को हम बोलेंगे तो राइट मूव कर, तो हमें थप्पड़ मार के लेफ्ट मूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनवॉलेंट्री होता है, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। लास्ट हमारे पास मसल है कार्डियक मसल। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, प्रेजेंट ओनली इन हार्ट। ये ऐसे है, ये डिफरेंट वे का टिश्यू है जो सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होता है। Cell junction fuses the plasma membrane of the cardiac cells and make them stick together. तो यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल जंक्शन से क्या होता है, जुड़े हुए होते हैं। उनके दो डिफरेंट कार्डियक सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कम्युनिकेशन जंक्शंस जो इंटरकैलेक्टेड डिस्क होता है एट सम फ्यूजन पॉइंट अलाउ द सेल टू कंट्रैक्ट एज अ यूनिट। तो फॉर एग्जाम्पल ये बहुत सारे सेल्स है, तो ऐसा नहीं कि ये 10 मिनट तक कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर देन ये 10 मिनट बाद कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नहीं। सब क्या करते हैं, एक बंडल के फॉर्म में ना एक यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सब साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। When one receives a signal to contract, its neighbors are also stimulated to contract. कि अगर एक को स्टिमुलेशन मिला कि हमें कॉन्ट्रैक्ट होना, तो दूसरा वाला भी क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात हुई है, एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम यहाँ पे बोला गया कि एक ना कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, हमारे कार्डियक सेल का, दैट इज इंटरकैलेक्टेड डिस्क, जो सिर्फ और सिर्फ कार्डियक सेल में पाया जाता है। सो आई होप आपको ये तीनों मसल्स भी क्लियर हो गए होंगे, एनसीईआरटी समझ गया होगा कि व्हेन वन सेल रिसीव अ सिग्नल, दूसरे बाजू वाले को भी क्या करते हैं कि सिग्नल मिल जाते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ द इंटरकैलेक्टेड डिस्क जो उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जोड़ के रखता है। एक सिग्नल कैन ट्रांसमिट टू ऑल द कार्डियक मसल और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। देन हमारे पास लास्ट टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, कौन नहीं जानता है, लोअर क्लासेस में अगेन इसके बारे में पढ़ाया गया, वो भी इस चैप्टर में भी उतना ही, ज्यादा डिटेल में गए नहीं है, ठीक है। Neural tissue exert the greatest control over the body responsiveness to changing condition. Most abundant connective tissue. Greatest control पूछेगा तो आंसर क्या आएगा, neural tissue. Neurons, the unit of neural system, are excitable cells. मतलब ये न्यूरॉन्स आपको दिख रहा है कितने अच्छे तरीके से ड्रॉ किया हुआ है। ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, यूनिट फॉर्मेशन करते हैं। किसका यूनिट फॉर्मेशन करते हैं, हमारे न्यूरल टिश्यू का, बेसिक यूनिट है। The neuroglial cells which constitute the rest of the neural part protects and support neurons.
तो न्यूरल टिश्यू के भी ना 2 पार्ट है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो न्यूरल टिश्यू है उसके 2 पार्ट है। कौन से पार्ट है? एक तो हमारा नर्व्स वाला पार्ट आ गया, जिसका ड्राइंग यहाँ पे आपको इजीली दिखाया गया। लेकिन मोर देन 50% कौन ऑक्यूपाई करके रखता है? न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स, इसका काम तो रिस्पॉन्सिवनेस होता है, रिस्पॉन्ड देना, स्टिमुलेट रिसीव करना, ट्रांसमिट करना। ये क्या करता है? ये ना न्यूरल सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करने का काम करता है। तो ये एक्चुअल काम करता है, ये एक्चुअल काम करता है, और ये ना क्या करता है? इसको प्रोटेक्ट सपोर्ट करने का काम करता है। न्यूरोग्लिया मेक मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। मैंने बताया था कि ये इसको सपोर्ट ही करता है सिर्फ, फिर भी ये मोर देन 50% ऑफ द न्यूरल टिश्यू को, मोर देन 50% न्यूरल टिश्यू को क्या करता है? ऑक्यूपाई करके रखता है। व्हेन अ न्यूरॉन इज सुटेबली स्टिमुलेटेड, कुछ रिस्पॉन्स आया, स्टिमुलेट किया उसने, एंड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड विच स्विफ्टली ट्रैवल अलोंग इट्स प्लाज्मा। ये कैसे ट्रैवल होता है? अगेन ये अपकमिंग चैप्टर का पूरा डिटेल में आप समझेंगे कैसे एक इलेक्ट्रिक इंपल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ट्रांसमिट करते हैं। वैसे बता दिया कि भाई न्यूरॉन्स के अंदर कोई भी रिस्पॉन्स आया और वो ट्रांसमिट करता है। कैसे करता है वो अपकमिंग चैप्टर का थ्योरी है। तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हाँ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन आता है तो वो क्या करता है? वो अराइव कर पाता है। Arrival of the disturbance at the neuron's ending or output zone trigger events that may cause stimulation or inhibition of adjacent neuron and other cells. You will study this chapter in detail again in chapter number 21. कि भाई जरूरी नहीं है कि कोई भी रिस्पॉन्स आए तो स्टिमुलेट ही होगा, वो आगे बढ़े, कुछ इनहिबिट भी होता है। कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, वो सब हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 21। सो आई होप आपको जो ये चैप्टर है, जो तीनों टिश्यूज है, जो 4 डिफरेंट टिश्यूज थे जिसको एनसीईआरटी ने बहुत ही कम बताया था सरप्राइजिंगली, लेकिन हमने देखा कि उसके अंदर कितने डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो आई होप कि आपको ये जो बेसिक है अपने जूलॉजी का टिश्यूज के फॉर्म में जो हमारे एंटायर बॉडी में फैला हुआ वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अगेन एन अमेजिंग चैप्टर, एंड आई होप कि आपको एनसीईआरटी की हर लाइन समझ में आ रही होगी। एंड इफ कुछ भी प्रॉब्लम है, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स।